हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। और शीत युद्ध के दौर तक आने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे पृष्ठभूमि पे एक झलक देखनी पड़ेगी और तब हम शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर में 1914 से लेकर 1991 तक की पूरी डिटेल शॉर्टकट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, घबराने वाली कोई बात है नहीं, मैं हूं आप लोगों के साथ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेके 1918 तक। यह एक ऐसा युद्ध था जो 4 साल तक चला, जिसमें 37 देश इंक्लूड थे। इतनी नॉलेज आपको बस होनी चाहिए, क्योंकि इस पहले पॉइंट में से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ नहीं सकता। 37 देश के सदस्यों के बारे में जो मैंने आप लोगों को बात बताई है वो एक नॉर्मल सी है बस। अब इसकी कहानी कनेक्ट करता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 37 देश इसके अंदर इंक्लूड थे इस वॉर के अंदर, और हजारों लाखों की तादाद में लोग मारे गए। सैनिक प्लस लोग लाखों की तादाद में मारे गए। इस घटना को देखते हुए देश विश्व में कुछ देशों ने मिलकर, कुछ वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे, सिर्फ कुछ वर्ड को लेकर, कुछ देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1990 में हुई। देख लो, मैं ना कनेक्ट कर रहा हूं 1914 से 1918। अब 1918 के बाद राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ 1920 में। स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर कराना चाहूंगा। हालांकि इसके अंदर टॉपिक्स और भी हैं, मगर उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। त्रासदी झेलने के बाद, हजारों लाखों की तादाद में लोगों और सैनिकों के मरने के बाद कुछ देशों ने मिलकर राष्ट्र संघ का निर्माण किया 10 जनवरी 1990। और इस राष्ट्र संघ का मतलब था कि इस प्रकार की त्रासदा, इस प्रकार की खूनी त्रासदा भविष्य में ना हो। इस प्रकार की खूनी त्रासदा भविष्य में ना हो। और 1935 तक आते आते इस राष्ट्र संघ के अंदर 58 देश इंक्लूड हो गए, मगर फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस संगठन के बनने के बावजूद ये एक इंपॉर्टेंट है आपका कि राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ। ये एक मार्क्स के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। यहां तक इस पॉइंट को अगर मैं बात बोलूं तो 1935 तक आते आते 58 सदस्य संख्या इसकी बढ़ गई, मगर फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि दुश्मनी थी। 1914 यानी कि 1918 से लेके 1939 तक एक 20 साल का, अगर मैं कहूं तो, विराम लगा। जिन जिन लोगों ने या जिन जिन देशों ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर मार झेली थी, उन्होंने बदला लिया। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। लोग कहते हैं कि विराम हुआ और दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, मगर मेरा मानना यह है कि ये एक रेस्ट था और अपने दुश्मन को फिर से मारना था, चाहे जरिया कोई भी बने, या हिटलर जरिया बने,
या जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी जाए, तो ये सिर्फ एक बदला लेने की एक रणनीति थी जिससे कि 20 साल का एक समय इन लोगों ने अपने आप को मजबूत करने में लगाया। और दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 से लेके 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध रहा 6 साल तक। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ी सी कहानी बताना चाहूंगा जो जबरदस्त तरीके से आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज में होनी चाहिए। आपकी बुक के अंदर है, फिर भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 1939 से लेके 1945 तक इस पूरे विश्व युद्ध के अंदर 2 राष्ट्र थे। अगर मैं कहूं मित्र राष्ट्र जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। ये सिर्फ आप लोगों को 7 कंट्रीज दिख रही होगी, बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर और भी देश इंक्लूड थे, मगर ये प्रमुख थे। यानी कि मित्र राष्ट्र के अंदर ये 4 और धुरी राष्ट्र के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट थे। अगर देखा जाए तो मेन थे, क्योंकि पावर्स ज़्यादा इनके पास थी। इन दोनों के अंदर 1939 से 1945 तक जबरदस्त युद्ध चला। इस युद्ध के अंदर 1945 तक आते आते इटली बर्बाद हो चुका था। ध्यान से समझना इस बात को। जर्मनी बर्बाद हो चुका था। अकेला सिर्फ जापान बचा हुआ था जिसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था। यहां बात को ध्यान समझना, जिसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, क्योंकि जापान के पास असला बारूद जबरदस्त तरीके से था, बस परमाणु बम की कमी थी, मगर अमेरिका के पास परमाणु बम था। इस जापान के नाक में दम होल करने के कारण अमेरिका ने जापान को एक अल्टीमेट दिया कि आप हार मान लो, ना तो हम आपके ऊपर परमाणु हमला करेंगे। जापान नहीं माना और जापान ने अपनी लड़ाई स्टार्ट रखी। फिर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945, डेट याद रखना, 6 अगस्त 1945 को, बम का नाम भी था जबरदस्त, लिटिल बॉय, मगर धमाका से जबरदस्त किया था। ये 1 मार्क्स के अंदर आता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिराए गए उनका गुप्त नाम क्या था। तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक एक परमाणु बम नागासाकी के ऊपर गिराया गया। ये 2 परमाणु बम। यहां पे थोड़ी सी छोटी सी कहानी ध्यान समझना। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम जब जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया जी, कि हम युद्ध हार चुके। जब कोई देश आत्मसमर्पण यानी कि हथियार डाल दे फिर उसके ऊपर वार बनता ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं बनता। मगर अमेरिका ने जानबूझकर 9 अगस्त को दोबारा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया, जो कि बहुत ही शर्मनाक घटना थी और पूरे विश्व ने अमेरिका की थू करी। अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखाया। एक वर्ड याद रखना, 3rd चैप्टर के अंदर आपका ये वर्ड का इस्तेमाल होगा, अमेरिका का वर्चस्व। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तीनों चैप्टर कंबाइंड है एक दूसरे से। अगर आप लोग बीच में से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोगों को स्टार्टिंग चैप्टर 1 से ही करनी पड़ेगी। तो हम कहाँ पे थे? वर्चस्व, यानी वर्चस्व वर्ड पे थे।
जब 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नामक परमाणु बम नागासाकी पर दोबारा गिराया। पूरे विश्व के अंदर अमेरिका की थू थू हुई, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे अगर देखा जाए तो। और अमेरिका के बारे में यह कहा गया कि अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बताया है कि हमारे पास परमाणु बम की कमी नहीं है। यानी कि दूसरा बम गिराने का मतलब ये कि भाई मेरे जखीरे के अंदर परमाणु बम की कमी नहीं है। अमेरिका बाकी देशों को यह बताना चाहता था और उसने 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिरा दिया। अब अभी भी शीत युद्ध की बात है ही नहीं है। अब शीत युद्ध की बात सुनो, स्टार्ट कैसे हुई। ये दोनों बम, लिटिल बॉय और फैटमैन, जब अमेरिका ने जापान पर गिराया तो इसकी जानकारी ब्रिटेन को थी, फ्रांस को थी, लेकिन सोवियत संघ को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ध्यान से बात को सुनना। अमेरिका ने जब 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त जब ये दोनों बम गिराए तो इस बात की जानकारी ब्रिटेन को थी, फ्रांस को थी, सोवियत संघ को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। देख लो, हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ एक ही टीम में थे ना, और सोवियत संघ को जानकारी तो होनी चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक ही टीम में है। कोई भी काम करेंगे तो बात को एक दूसरे से कन्वर्सेशन करके एक दूसरे की जानकारी के हिसाब से काम करेंगे अगर करते हैं तो। मगर सोवियत संघ को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। और किसी भी रिश्ते के अंदर अगर झूठ बस जाए तो हर रिश्ता खराब हो जाता है। उसी तरीके से अमेरिका और सोवियत संघ का रिश्ता वहां से खराब हो गया। यानी कि इस 2 परमाणु बम के गिराने के बाद। और फिर 1945 में सिर्फ विश्व के अंदर 2 महाशक्तियां बच गई। पहली महाशक्ति अमेरिका जो पूंजीवाद का समर्थन करती थी, सोवियत संघ दूसरी महाशक्ति जो साम्यवाद का समर्थन करती थी। विश्व में ये दोनों महाशक्तियां अब एक दूसरे के टक्कर में खड़ी हो गई, क्योंकि 1939 से 1945 तक के 6 साल के महासंग्राम के बाद सिर्फ ये 2 ही देश थे जिनके पास संपूर्ण पावर थी। यानी कि एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए अभी भी इनके पास असला बारूद परमाणु जबरदस्त तरीके से था। या यूं कहें कि 1945 के बाद सिर्फ यही 2 विश्व के अंदर ताकतवर बन के उभरे थे, ताकतवर थे। और वहीं से 1945 से शीत युद्ध का आरंभ स्टार्ट हुआ। अब शीत युद्ध क्यों कहा जाता है, ध्यान से इस बात को समझना। अमेरिका को मालूम है कि मैं सोवियत संघ को बर्बाद कर सकता हूं, सोवियत संघ को मालूम है मैं अमेरिका को बर्बाद कर सकता हूं, और इन दोनों को मालूम है कि अगर हम दोनों के बीच में आमने सामने से फाइट हुई तो कौन हारेगा और कौन जीतेगा इस बात का पता कोई भी नहीं लगा सकता। कोई रिजल्ट ही नहीं निकाल पाएगा कि कौन सी शक्ति जीती और कौन सी शक्ति हारी। तो इन्होंने 1945 से लेकर, ध्यान से समझना इस बात को, अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों ने 1945 से लेकर 1991 तक अपनी स्थिति इस तरीके से वर्ल्ड के अंदर रखी
कि इनके तनातनी को शीत युद्ध का नाम दिया गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों के तनातनी यानी कि 45 साल 1945 से लेकर 1990, अगर मैं 1990 के आने की बात कहूं तो 45 साल तक इन लोगों का एक आपसी दुश्मनी बनी रही और इन्होंने युद्ध ना करते हुए इन 45 सालों में वो काम किया जिससे कि एक दूसरे को हानि पहुंचाती जाए और मेरा नाम बीच में ना आए। मगर वॉर लड़ाई यानी कि आमने सामने वाली लड़ाई इन्हों के बीच में नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों को मालूम था कि अगर दोनों में लड़ाई हुई यानी कि तीसरा विश्व युद्ध, तो बहुत ज्यादा त्रासदी, यानी कि यहाँ पे तो लाखों, फर्स्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों लोग, इसमें तो करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी। अब विश्व के अंदर सिर्फ 2 ही महाशक्तियां बची थी, अमेरिका पूंजीवाद पहली महाशक्ति, सोवियत संघ जो साम्यवाद को समर्थन करती थी दूसरी महाशक्ति। सिर्फ ये 2 महाशक्तियां बची हुई थी पूरे विश्व के अंदर। और 1945 से लेके 1991 तक इन दोनों में जबरदस्त तनातनी रही, जिसके कारण इनकी स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया। शीत युद्ध इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आमने सामने से कोई टक्कर नहीं हुई उनकी। 1945 से लेकर 1990 तक में इनमें आइए एक दूसरे से आमने सामने में से नहीं टकराए, मगर डायरेक्ट युद्ध तो बिल्कुल नहीं हुआ, मगर इन्होंने युद्ध करने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे को दूसरे तरीके से हराने के लिए जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम इन लोगों ने किया। ये आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। अब देखिए मैं अभी तक कहां पहुंचा हूं, 1945 तक, यानी कि 1945 के अंदर 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ। अब आ जाओ 24 अक्टूबर 1945 यूएनए यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर 1 मार्क्स के लिए मैं आप लोगों को बताऊं तो थोड़ा सा बैक स्टेप जाता हूं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ और उसके अंदर कुछ देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस प्रकार की त्रासदा दोबारा नहीं होगी। मगर ये बेचारा फेल हो गया राष्ट्रसंघ, इसकी बात किसी ने मानी नहीं और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जैसा पहले संगठन बना था वैसा ही संगठन 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ और यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, जिसमें स्टार्टिंग में 50 देशों ने मिलकर यूएनओ की स्थापना की और इसके अंदर वही टर्म एंड कंडीशन और थोड़ा सा अच्छा सा और अच्छे नियम डालकर इसमें यह कहा गया कि तृतीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा युद्ध विश्व में दोबारा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज 2020 चल रहा है, अभी तक ऐसी घटना तो घटी ही नहीं है, मगर भारत और चीन को लेकर बातें अटकलें लगाई जा रही हैं, वो हम चैप्टर में आएंगे तो मैं भारत और चीन का एग्जांपल दूंगा। यहाँ तक कोई बात को समझो ध्यान से। 24 अक्टूबर 1945 को 50 सदस्यों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 50 सदस्यों के बाद कौन सा पहला सदस्य यूएनओ में एंटर हुआ, यानी कि उसका सदस्य देश बना, तो वो था पोलैंड, यानी कि 51वां सदस्य +1 वो था पोलैंड। विश्व के अंदर 195 देश हैं। आज 2020 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 193
देश सदस्य हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि 193 देश सदस्य आज के टाइम में यूएनओ के सदस्य देश हैं। और पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने हैं? 195। तो ये बात यहाँ तक याद रखना। 193 मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा, 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा, मगर हाँ 91वां देश जो पोलैंड था, लिख लो इस बात को। ये 1 मार्क्स में एग्जामिनर पूछ देता है। यहाँ तक कि शायद थोड़ी बहुत कहानी आप लोगों को मालूम चली होगी। देखो मतलब क्या है, डर इस बात का है वीडियो लंबी ना हो जाए ना, तो हम क्लास के अंदर अपने ट्यूशन के अंदर हर वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसके डर से एग्जाम्पल्स हम ज़्यादा दे ही नहीं पा रहे। कहाँ तक पहुंचे? 24 अक्टूबर 1945 तक की कहानी को मैंने अभी तक बताया। अब हमारा देश आज़ाद हुआ है, आ गया भारत की बारी। 1947 में हमारा गुलाम देश, सच्ची में गुलामी थे, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद बहुत बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा। सेकंड बुक की फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मगर शीत युद्ध के दौर में शीत युद्ध का दौर कब तक है? 1945 से लेके 1990 तक शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध के दौर में भारत का आज़ाद होना बहुत बड़ी बात थी। और उस दौर के अंदर भारत को अब जो फैसले लेने हैं वो अपने हिसाब से लेने हैं, और वो क्या लेता है क्या नहीं लेता, क्योंकि 1945 के बाद पूरा विश्व अगर कहा जाए तो 2 गुट में बट गया, पूंजीवाद और साम्यवाद। इन 2 गुटों में बट गया और इन दोनों गुटों का सिर्फ एक ही मोटो रह गया था कि विश्व के अंदर जितने भी देश हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए, यानी अपने पावर्स को बड़ा किया जाए। अमेरिका वही काम कर रहा था, सोवियत संघ वही काम कर रहा था। यानी कि 1945 के बाद जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, जो उपनिवेशवाद को छोड़कर उनसे आज़ादी मिलकर वो आज़ाद हो रहे थे, अब उन देशों पर इन दोनों की नज़र थी कि उन देशों को किस तरीके से कुछ लालच देके या कुछ भी किसी भी तरीके से करके उनको अपने साथ मिला लिया जाए। और उसी दौर में हमारा भारत आज़ाद हुआ। अब हमारे भारत के पास भी अब समस्या उत्पन्न हो गई कि किस गुट में जाए, अमेरिकी पूंजीवाद गुट में जाए, सोवियत संघ साम्यवाद के गुट में जाए। स्टोरी वही बात है, अब लंबा करो थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर भी पॉइंट है तो सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर का, मगर समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। जब देश आजाद हुआ तो हमारे भी नेता, हमारे भी विद्वान अपनी राय तो सबको ही देता है। कुछ ने राय दी कि हमें अमेरिका के पूंजीवाद के साथ जुड़ जाना चाहिए। अब क्यों? विकास करने के लिए, हमारा विकास जल्दी हो पाएगा। उस टाइम के राजनेताओं, उस टाइम के विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने अमेरिका के साथ जुड़ने को भारत को सहमति दे दी थी। कुछ का मानना था कि वो सोवियत संघ के साथ जुड़ जाए, उसका एक अलग तर्क उन लोगों ने दिया हुआ था। मगर दोनों की परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरा रास्ता निकाला। और आप लोगों को तो मालूम ही है, भारत जुगाड़ का देश है, भारत जुगाड़ में नंबर 1 है। तो भारत ने तीसरा रास्ता निकाला जिसे गुट निरपेक्षता कहा जाता है। अब ये वर्ड मैं बता रहा हूं, अब गुट निरपेक्षता की बात आई ना इसके अंदर, ना ही अमेरिकी पूंजीवाद के साथ शामिल होंगे और ना ही सोवियत संघ के साथ शामिल होंगे। हम तो जी इंडिविजुअल रहेंगे, ना तुम्हारे दुश्मन बनेंगे ना तुम्हारे दुश्मन बनेंगे। सही बात है। अगर अमेरिका के साथ जुड़ते हैं
तो सोवियत संघ के साथ दुश्मनी ले लेते हैं, अगर सोवियत संघ के साथ जुड़ते हैं तो अमेरिका के साथ दुश्मनी ले लेते हैं। तो भाई दुश्मनी ले क्यों, इंडिविजुअल रहते हैं। गुट निरपेक्षता को अपनाया और किसी भी गुट में शामिल ना होने का फैसला किया। इसमें भी कारण था कि भैया दोनों गुट से हम फायदा उठा सकते हैं। राजनीति है, कहते हैं कि शब्द है, कहते हैं मर्द में छल बल कल सब कुछ चीज होनी चाहिए। तो भी भारत भी अपने राजनीतिक हिसाब से छल बल कल का इस्तेमाल कर रहा था और उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और किसी भी गुट में शामिल ना होने का फैसला लिया और गुट निरपेक्षता को अपनाते हुए आगे बढ़ा। यहाँ तक गुट निरपेक्षता वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गुट निरपेक्षता के ऊपर भी एक अच्छा टॉपिक है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अभी जितना हो सकता है मैं उतना बता रहा हूँ आप लोगों को। एक फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि 12th क्लास की फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हमारा कि होच पोच जाएगा, टेंशन नहीं। अभी पार्ट 2 भी आना है इसका। अब आ जाओ 1947 के बाद की कहानी। 1948 में, ये सेपरेटली बोल दूंगा, 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी, ये इनके बस ये अमेरिका और सोवियत संघ के चक्कर में ये कहानियां हो रही थी। 1950 में कोरिया संकट, 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, अमेरिका यहां हस्तक्षेप करने लगा। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत संघ यहां हस्तक्षेप करने लगा। 1961 में गुट निरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन। भाई 1947 में हमने गुट निरपेक्षता की सोच को उजागर किया, कुछ सदस्य देशों के साथ हमने इसकी बात करी और पहला शिखर पहला क्या कहते हैं गुट निरपेक्ष सम्मेलन हमने 1961 के अंदर किया, यानी कि लंबे समय के अंतराल के बाद, क्योंकि लोगों को कन्विंस भी करना पड़ता है कि हम गुट निरपेक्षता की नीति को अपना रहे हैं तो वो सही है कि गलत है, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आगे बढ़िए। तो इसका एक सेपरेट टॉपिक है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अब आ जाइए क्यूबा मिसाइल संकट। ये तो इतना खतरनाक है कि इस टॉपिक में सबकी जुबान पे ये था कि अब हुआ तीसरा विश्व युद्ध, अब हुआ, मगर ये संकट टल गया। इसके बाद एक सेपरेट टॉपिक बनेगा, वीडियोस बनेगी और मैं इसमें डिटेल में अच्छे तरीके से कराऊंगा। और ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इन टॉपिक्स के अंदर दोबारा रिवीजन होगी शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि शीत युद्ध के दौर में 1945 से लेके 1990 तक अमेरिका और सोवियत संघ ने ऐसा क्या क्या किया जिसके कारण अमेरिका आज वर्ल्ड की नंबर 1 शक्ति बनकर उभरी और सोवियत संघ 1990 के अंदर उसका विघटन हो गया, जो 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था, जिसका विघटन हो गया 1990 में 91 में। तो ये यहां तक एक मैं कहूँगा, एक मूवी देखने से पहले हम ट्रेलर की बात करते हैं ना, तो ये एक छोटा सा ट्रेलर था जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आप लोगों को बताई। अब देख लो, बीच में एक और चीज मैंने बताना भूल गया, बता देता हूँ। 1939 से 1945 तक 3.5 मिलियन बम छोड़े गए इन 6 सालों में औसतन, यानी कि एक महीने में 27,700 बम हर महीने एक दूसरे पे दागे जाते थे। तो बताओ, इतना भयानक त्रासदी, खूनी त्रासदी अगर देखा जाए तो इस 6 साल के अंदर हुई और 1991 में विघटन हो गया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा सा बता दूं, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, मैं एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से चलूंगा, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से और एनसीईआरटी के बुक के टॉपिक के हिसाब से मैं आप लोगों को अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि जैसे देखिए, आपके एनसीईआरटी की पेज नंबर 2 के ऊपर
क्यूबा का मिसाइल संकट के बारे में चर्चा की गई है। पेज 3 के ऊपर शीत युद्ध क्या है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, पेज नंबर 5 पे, यहां से स्टार्ट हुआ, 1945 से हुआ स्टार्ट। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे 1945 से लेकर 1990 तक, ये सारे के सारे क्या हैं, शीत युद्ध के दायरे हैं अगर देखा जाए तो। दो ध्रुवता को चुनौती यानी कि गुट निरपेक्षता, दो ध्रुवता यानी कि दो महाशक्तियों को चुनौती किसने दी, अपने भारत ने, गुट निरपेक्षता से। नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस तरीके से एक नई यानी कि 1990 के बाद एक किस प्रकार की नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर कर सामने आई। और भारत और शीत युद्ध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि शीत युद्ध के दौर में के बीच में भारत का आजाद होना एक अहम भूमिका निभाता है वर्ल्ड के अंदर लेकर, विश्व के अंदर लेकर। तो भारत और शीत युद्ध अगर मैं बात कहूं, यह पेज नंबर आपके 12 के ऊपर टॉपिक कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने ऐसे क्या क्या काम किए जिसने भारत को शीत युद्ध के दौरान एक अहम भूमिका निभाने को कहा कि हाँ भारत ने एक अहम भूमिका निभाई है। ऑटोमेटिकली अहम भूमिका हम उसी को कह सकते हैं जिसने फैसले जबरदस्त लिए, जिसने समझौता नहीं किया, एक ऐसे फैसले लिए जो विश्व के देशों ने देखा। क्योंकि देखो ना, आज़ादी मिलने के बाद हम चाहते तो वह किसी भी गुट में शामिल हो जाते। एक तो इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली और फिर किसी गुट में शामिल होकर अपने हाथ कटवा दें। यानी कि फैसला भारत ने गुट निरपेक्षता का जो लिया बहुत ही अहम लिया था। कहते नहीं है सूखी खाओ मगर अपनी खाओ, तो इस कहावत को इससे जोड़ रहा हूँ। आज हम किसी के गुलाम तो नहीं हैं, चाहे विकासशील हैं, विकसित अभी हुए नहीं हैं, धीरे धीरे हम विकसित भी हो सकते हैं, होंगे, मगर यह है कि हम किसी के अधीन तो नहीं। तो भारत ने अहम भूमिका निभाते हुए शीत युद्ध के दौरान अपना काम किया। तो ये वीडियो सिर्फ यह तक की वीडियो ऑटोमेटिकली लंबी होगी क्योंकि समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत हमें करना पड़ेगा। और एक और बात कह देता हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज़ 12th क्लास के अंदर जितना पढ़ लो उतना कम है, मगर मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि उतना पढ़ो जो इम्पोर्टेंट हो, उसकी गहराई में जाओ। भाई बेकार की चीज़ ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उतनी चीज़ें पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है, उसकी गहराई में आप उतरते जाओ, वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने जो मेहनत करी है वो आप लोगों को कैसे लगी और कैसे नहीं, कुछ समझ में आया है नहीं। सच्ची में स्पीक ऑनेस्टली, अगर आप लोगों को प्लीज़ समझ में ना आए तो फिर भी आप मेरे को बताना ज़रूर। देखो समझ में बात आ गई यानी कि मेरी मेहनत रंग लाई, समझ में बात नहीं आई यानी कि मेरे में कमी है, तो उस कमी को सुधारने का आप लोगों से मेरे को मौका मिलेगा, क्योंकि आप कमेंट में लिखोगे कि हाँ मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर दोबारा मेहनत करूँगा कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा सकूँ। सेंटर में तो कोई ऐसा कह नहीं सकता मेरे को कि समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आता मैं घर नहीं भेजता। तो ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।